हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डी वेलनेस। आज हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, ये एक फंगल डिसीज़ है जो कि एटमॉस्फेयर में जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उनको ब्रीथ करने से या उनके बॉडी से कांटेक्ट होने की वजह से होता है। ये फंगल स्पोर्स हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उस जगह इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है जहाँ पर जैसे कि मिट्टी हो या फिर कुछ वुडन प्रोडक्ट्स बहुत दिनों से ख़राब है जिसके ऊपर कुछ फंगस लग गया हो, या कहीं पर ऑर्गेनिक मटेरियल कंपोस्ट हो रहा हो, आपके घर में कुछ वुडन चीज़ें हैं या फिर किसी जगह पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है बहुत टाइम से है, तो वहाँ पर ये जो फंगल स्पोर्स हैं इनकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। डिफरेंट तरह के फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके किस रूट के थ्रू आपकी बॉडी में इनकी एंट्री हो रही है। ये जो ब्लैक फंगस हैं ये आपके साइनस या ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपके लंग्स के अंदर आप जब सांस लेते हैं और एयर में अगर ये स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो ये आपके लंग्स में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कुछ लेटर से ब्रेड है, अगर उस ब्रेड के ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन है, आपने उसको खा लिया या फिर किसी फूड मटेरियल में जो कि जिसके अंदर फंगल स्पोर्स हैं आपने उसका कंज्यूम किया, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट्स, आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो लेट अस से अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और उस गार्डन में सॉइल में जहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं फंगल स्पोर्स के, तो वहाँ पर आपके स्किन में ये डिसीज़ पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इनका कांटेक्ट, अगर फंगल स्पोर्स आपके ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपके ब्लड में आपके स्किन में कट लग जाता है जिसकी वजह से ब्लड बाहर आने लगता है, तो अगर ये फंगल स्पोर्स उस ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से एंट्री लेकर के ये आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा हमने बताया आपको कि डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उसी हिसाब से जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं इस बीमारी के, आपको उस लक्षण उसी तरह से डेवलप होंगे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपके साइनस या ब्रेन के अंदर एंट्री हुआ है, तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर एक तरफ स्वेलिंग रहेगा, हेडेक होगा, या फिर आपको कंजेशन, एक जुकाम या सर्दी जैसे सिम्टम्स हो जाएंगे, फीवर होगा। उसी तरह से अगर आपके लंग्स के थ्रू एंट्री हुआ है तो आपको फीवर रहेगा, कफ रहेगा, हल्की सी चेस्ट में थोड़ा टाइटनेस या पेन रहेगा, या फिर आपको ब्रीदिंग करने में थोड़ी परेशानी होगी। अगर आपके स्किन पर कांटेक्ट हुआ है तो उसमें थोड़ी सी रैडिशनेस या थोड़े से ब्लिस्टर्स या छाले जिसको बोलते हैं, थोड़े से वो डेवलप हो जाएंगे, और थोड़ा सा वो जो स्किन है वो गर्म रहेगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पेन होगा, ओके, रैडिशनेस डेवलप हो जाएगा। और अगर आपके फूड मटेरियल्स के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होते हैं तो आपको एक तरह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसके सिम्टम्स आ सकते हैं जिसके अंदर आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपके पेट में पेन हो सकता है, etc। तो डिफरेंट तरह के लक्षण होते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में किस रूट से एंटर कर रहा है, ओके। बट बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स होते हैं जो कि जनरली शॉर्ट ब्रीदिंग, फीवर, और उसकी वजह से आपको थोड़ा कंजेशन, इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। और ज़्यादा सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस रूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री हो रही है। किसको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये डिपेंड करता है बेसिकली फंगल इन्फेक्शन, और ऐसी ही कई बीमारियां हैं जिनको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेस, ओके। तो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइट, किनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी, जो लोग भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से सफ़र हो रहे हैं, जिसके अंदर टॉप मोस्ट पे आता है डायबिटीज़, ओके।
नाउ डायबिटीज़ के अंदर भी जिन लोगों को कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ओके, वो लोग हो गए। कैंसर में काफ़ी लोगों का इलाज कीमोथेरेपी होती है, और उसकी वजह से जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, ओके। कुछ लोगों में न्यूट्रोपेनिया होता है, मतलब जो WBC काउंट होता है वो कम होता है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको उसमें WBC अपना दिख जाएगा, और आप उसमें देख सकते हैं कि अगर WBC बहुत ही ज़्यादा कम है, इट मीन्स आपको न्यूट्रोपेनिया या फिर आपके WBC काउंट कम है, और देयरफॉर आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन लोगों को होता है, लेटर से किसी ने किडनी को ट्रांसप्लांट कराया है, तो उन लोगों में, उन पेशेंट्स में ऐसी दवा दी जाती है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो, ताकि ऑर्गन रिजेक्शंस ना हो, ओके। लेकिन उसी की वजह से जो इम्यूनिटी कम होती है, उसी की वजह से इन फंगल स्पोर्स को एक मौका मिल जाता है उस तरह की बॉडी को, उस तरह के पेशेंट्स को इन्फेक्ट करने का। या फिर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ हो। अभी जो कोरोना केसेस में जो केसेस आ रहे हैं, उसका एक मेन कारण ये है कि आपको एक तो इम्यूनिटी कम हो रही है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनमें ब्लैक फंगस हुआ है, कोविड पेशेंट्स में, उनको डायबिटीज़, अधिकतर पेशेंट्स को डायबिटीज़ ज़्यादा है। और दूसरा, काफ़ी लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी लंबी थेरेपी तक, लंबे ड्यूरेशन तक दिया जा रहा है, और उसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जा रही है, राइट। सो इन फैक्टर्स की वजह से कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा ब्लैक फंगस हो रहा है। लेकिन कोविड पेशेंट्स के अलावा बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको भी पॉसिबिलिटी है ब्लैक फंगस होने की, ओके। और उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स, जैसे आपकी बॉडी में अगर आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या अगर स्किन में इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से अगर आपका स्किन इन फंगल स्पोर्स के टच में आता है, तो भी ये जो फंगल स्पोर्स हैं ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ओके। डायग्नोसिस और टेस्टिंग कैसे होता है इसका? तो जब भी किसी पेशेंट्स को लगता है कि उसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, और वो कैसे लगेगा, जो सिम्टम्स के ऊपर हमने जो बताया आपको, कि आपको अगर स्नीजिंग है, कंजेशन जैसा लग रहा है, या आपके सर में एक तरफ स्वेलिंग जैसी लग रही है, या आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अगर ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं बहुत जल्दी, अगर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, जैसे नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, तो वो शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाए, ओके। नॉर्मल जो सर्दी है वो आपके 2-3-4 दिन में सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं। लेकिन अगर ये ब्लैक फंगस है तो इसमें बहुत टाइम तक जो सिम्टम्स हैं वो कम नहीं होंगे, और उस केस में अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपके जो सैम्पल्स, थोड़ी सैम्पलिंग करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत स्नीजिंग हो रही है, कंजेशन हो रहा है, तो उस केस में आपका नेज़ल सैंपल लेगा। या फिर अगर आपके स्किन में अगर ब्लिस्टर्स हो रहे हैं और वो ब्लिस्टर्स नहीं जा रहे हैं, रेडनेस नहीं जा रहा है, तो आपकी वो थोड़ा सा टिश्यू सैंपल लेगा, वहाँ से उस टिश्यू की बायोप्सी करेंगे। और इसी तरह से अगर आपके लंग्स में, साइनसेस में है, तो उस केस में CT स्कैन हो सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन कि फंगल इन्फेक्शन किस ऑर्गन में हुआ है और आपको कौन से सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, डॉक्टर्स उसी हिसाब से उसका डायग्नोज करेगा। टेस्टिंग होगी जो कि फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स को यूज़ करेंगे, या फिर बॉडी के टिश्यूज़ को यूज़ करेंगे, जिसका बायोप्सी होगा, या फिर CT स्कैन हो सकता है। और इन टेस्ट के आधार पे ये पता पड़ता है कि फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। ओके, तो हम फंगल इन्फेक्शन से हमें अपने आप को बचाना कैसे है? तो एक तो ये है कि हमें अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ रखना है, हम हेल्दी रहें, ताकि जितने इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप ना हो। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कि रिस्क मार्कर्स हैं, ये डेवलप ना हो, नंबर 1। लेकिन अगर आपको इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी कोविड से ट्रीटमेंट हुआ जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं, या फिर अगर आपने कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसेस हुआ है, या फिर अगर आपका कीमोथेरेपी चल रहा है, सो इन सब कंडीशंस की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी जगहों से अपने आप को दूर रखें जहाँ पर फंगल स्पोर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया आपको, गार्डन हो गया जहाँ पर कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, जहाँ पर वुडन मटेरियल्स हैं जो कि बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स अगर आपको दिख रहे हैं, फंगल स्पॉट्स दिख रहे हैं, हमें उन जगहों से दूर रहना है, ओके।
लेकिन सपोज अगर आप हेल्दी हैं या फिर अगर आप को इन जगहों पर जाना ही है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, राइट, या फिर कहीं पर खुदाई चल रही है, तो एक तो या तो आप इनसे दूर रहें, और अगर आपको वहाँ पे काम करना ही है, अगर आपको जाना ही है, या फिर अगर आप इस तरह के एरिया में रहते हैं, तो आप अपने आप को मास्क यूज़ करें ताकि आप ब्रीथ ना कर सकें। जो इस तरह फंगल स्पोर्स हैं उनको आप ब्रीथ ना करें, वो एयर में आपके नोज़ में या फिर साइनस में उनकी एंट्री ना हो। इसी तरह से अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो उस केस में आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपका डायरेक्टली सॉइल से कांटेक्ट ना हो, तो आप ग्लोव्स यूज़ कीजिए, आप बूट्स पहनिए, आपको हर वो चीज़ प्रिकॉशन लेना है ताकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट सॉइल से ना हो, धूल से ना हो, ओके। और इसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शंस होता है तो हमने जैसा बोला आपको कि अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके आप तुरंत डॉक्टर्स की सजेशन लीजिए, जो कि आपका टेस्ट करेंगे और आपको फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन जो भी टेस्ट का आउटपुट होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अगर किसी पेशेंट को कंफर्म होता है कि उसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि अगर आपको लगता है कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है तो खुद का इलाज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस डिसीज़ है और इसमें थोड़ी सी भी अगर आप देर करेंगे तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल सकता है, और हम जैसा बताएंगे इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बीमारी बहुत ही जल्दी सीरियस हो जाती है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी शक है कि आपके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रही है और उसकी वजह से अगर ये लगता है कि शायद ये कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करेगा जैसा हमने बताया है पहले, और उस रिजल्ट्स के बेस पर अगर ये कंफर्म होता है कि फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, जिसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। पहला, आपको एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाएंगी जैसे एम्फोटेरिसिन बी और भी कई एंटी फंगल इन्फेक्शंस हैं, एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इन्फेक्शन की सिवियरिटी कितनी है और किस दवा से आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, किस मेडिसिन्स को आपकी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, ओके। तो उस बेस पर आपको एंटी फंगल मेडिकेशंस दी जाएंगी। ये एंटी फंगल मेडिकेशंस टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकती हैं और इंजेक्शंस के फॉर्म में भी हो सकती हैं, राइट। दूसरा ये कि अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उसके अंदर सर्जरी भी एक मात्र ऑप्शन रहता है, जिसके अंदर आपका जिस पोर्शन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है उसे सर्जरी के द्वारा उसको कट करके उसे बॉडी से डिटैच या बॉडी से निकालना पड़ता है। सो वो बहुत ही सीवियर फॉर्म होता है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस इन्फेक्शन को हम जल्दी टेस्ट करवा करके कंफर्म करें कि हमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर है तो इसका जल्दी से जल्दी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। नाउ एक बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई रहती है। जो CDC का डाटा बताता है, जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है, उसके हिसाब से 54% चांसेस होते हैं एवरेज, ओके। 54% पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट्स का डेथ हो सकता है। नाउ कुछ तरह के जो इन्फेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है ब्लैक फंगस, आपके बॉडी में कट लगा है और उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंट्री हो गई या फिर आपके ब्रेन में चला गया है, तो वहाँ पर डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एज मच एज 80, 85, 90%। लेकिन अगर खाली नोज़ में है तो इन दैट कंडीशन अगर उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है, ओके। तो वहाँ पर स्टिल रिलेटिवली इट इज़ वेरी हाई, 54% चांसेस हैं कि पेशेंट्स की डेथ हो सकती है, ओके। तो अगेन अगर हम समराइज़ करें तो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन उन पेशेंट्स को ज़्यादा होता है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। ये बात ध्यान रखिए कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ब्लैक फंगस ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं, जनरल फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, देयर आर सो मेनी डिसीजेस जो कि इन पेशेंट्स को हो सकती हैं।
और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना इम्यूनिटी बराबर रखिए, आप अपने शरीर को इस तरह से सेफ रखिए कि ये जो जितने इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये चीज़ें डेवलप ना हो। ओके, और इसके लिए जो आरडी वेलनेस का जो प्रोटेक्शन प्लान है वो आपके बहुत काम आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपने जो डिसीज़ मार्कर्स हैं, और मार्कर्स क्या हो सकते हैं, शुगर लेवल एक मार्कर है, आपका ब्लड प्रेशर मार्कर है, आपका बॉडी वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स है। हम इन मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके अर्ली स्टेज पर ही उनको करेक्शन करना चालू करें, ना कि हम उस टाइम का वेट करें कि जब तक ये कंडीशंस फुल ब्लोन डिसीजेस में डेवलप हो जाएंगी और उसके बाद हम लोग मेडिकेशन लेना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एक बार आपका मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद ये कंडीशंस रिवर्स नहीं होंगे, और फिर जो भी डैमेज होना है बॉडी को वो डैमेज हो चुका है और वो डैमेज बढ़ता जाएगा, वो नुकसान बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, उसका प्रोटेक्शन करें। ऑफकोर्स आप हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन प्लान यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप जनरल टर्म्स में भी आप अपने खुद का चेकिंग कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने लाइफस्टाइल, आप अपने फूड्स को, आप अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी आदतों को आप चेंज कर सकते हैं, ताकि आप एक स्वस्थ और एक अच्छी लाइफ जिएं जिसके अंदर कम चांसेस हों बीमार पड़ने के। ऑफकोर्स 100% तो प्रोटेक्शन कोई नहीं दे सकता आपको, लेकिन अगर ये प्रोटेक्शन 70-75% भी होता है तो आई थिंक एक बहुत अच्छा फिगर है। अपना ख्याल रखिए, और अपने कुछ कमेंट्स हों, आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय।